दोस्तों, नमः संस्कृताय। अब आगे हम देखेंगे, पिछली बार जो पढ़े हैं उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है उच्चारण स्थानानि। स्वर हो या व्यंजन, सबका उच्चारण मुंह के भीतर कंठ से ओठ के बीच कहीं न कहीं पर होता है। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। इन स्थानों से टकराती हुई प्राणवायु ध्वनियों का उत्पादन करती है। निम्नलिखित सूत्रों से इन उच्चारण स्थानों को तथा उनसे संबद्ध वर्णों को सरलता से स्मरण रखा जा सकता है। पाणिनि जी ने अपनी बहुत सारी बातों को कहने के लिए छोटे छोटे सूत्र बताए हैं और सूत्रों के माध्यम से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी छोटे में पिरो लेते हैं, चाहे जिस तरह का भी सूत्र हो। और लेकिन उन सूत्रों को जब तक जानेंगे नहीं तो उसका विस्तृत रूप भी नहीं जान पाएंगे, और विस्तृत रूप जान के उसको छोटे में हमेशा याद रख सकें, इसलिए सूत्रों की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये सूत्र हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें छोटे से सूत्र में आ जाती हैं और इसको हम लोग जानते हैं कि पहला सूत्र क्या है। और पहला सूत्र ये है, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। इस सूत्र को यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बड़े आसानी से समझ जाएंगे। इसको एक बार और पढ़ते हैं। कम से कम एक सूत्र को 5 बार पढ़ लेना चाहिए। 5 बार 6 बार नहीं तो 10 बार पढ़ लीजिए। 10 मिनट लगेगा, बहुत देर से धीरे धीरे पढ़ते होंगे अगर तो, और याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बड़ी आसानी से आप जो है किसी चीज़ को बताने में समर्थ हो जाएंगे। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे अ से अकुह दिया है ना, तो इसमें से अ निकाल लेते हैं। अ से तात्पर्य यह है कि अ और आ। कु से कवर्ग। विसर्जनीयानां, कु से क्या है, कवर्ग है और विसर्ग भी। कु का कवर्ग जान ही गए हैं आप, ब्रैकेट में लिखा है अंदर जो क ख ग घ अंग, जो ऊपर की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है। और विसर्जनीयानां, अकुह ह भी है, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माने कंठ है। करें अ आ कवर्ग, जिसको हम कु से भी जानते हैं। अब सोचिए कि कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, इतनी सारी बातों को एक कु कह देने से हम समझ जाते हैं अगर पढ़े हैं तो। इन सब उच्चारण स्थान को समयानुसार बताएंगे कि कैसे एक एक वर्ण या अक्षर से ही हम पकड़ लेंगे कि इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे अब कु बोलने से कवर्ग में आने वाले क ख ग घ अंग, इन सारी चीज़ों का बोध हो जाता है। ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। इसलिए इन उच्चारण करने वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम कंठ वर्ण कहते हैं। तो इतने सारे चीज़ों को एक सूत्र में हमने जान लिया। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। आप भी जहाँ भी देखें इस वीडियो को पढ़ें। अगर आप भी परीक्षार्थी हैं तो, नहीं भी हैं तो अपने छोटे बड़ों को पढ़ करके पढ़ाइएगा, लेकिन पढ़िए, बड़ी काम की चीज़ है। दूसरा है इचुयशानां तालु। इचुयशानां तालु। ई से हो गया ई, चू से हो गया चवर्ग।
च, छ, ज, झ, इया। इस च वर्ग में आने वाले 5 वर्ण हैं। ये इचु या शानाम, य शानाम, य है और शानाम तालव्य श है। तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु, और इसी कारण हम इस श को पहले ही छोटे पे पढ़ते थे तो ये तालव्य श, ये दंत स, मूर्धा श करके पढ़ते थे। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आज बड़े होने पर मिलेंगी हमारे समक्ष। कह रहे हैं कि इचु या सा नाम तालु, ई चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया, य तथा श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है ऋटुर साड़ाम मूर्धा। री हुआ और टू का मतलब टवर्ग। री में ह्रस्व या दीर्घ दोनों री आ जाएंगे, जैसे वर्णमाला में आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था। कह रहे हैं कि ऋटुर साड़ाम मूर्धा। री टू यानी टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र साड़ाम र और मूर्धा श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि मूर्धा क्या होता है, वही मूर्धा है यह, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। कह रहे हैं कि री ह्रस्व दीर्घ हो, टवर्ग हो, टठ डढ़ आड़ा, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है ऋटुर साड़ाम मूर्धा। ऋटुर साड़ाम मूर्धा, ऋटुर साड़ाम मूर्धा। वीडियो में मेरे साथ जहाँ भी जैसे भी देखें उसी में आप भी बोलिए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चौथा है लृतुल सा नाम दंता। लृतुल सा नाम दंताः। लृ हुआ तवर्ग। अब देखिए तू से तवर्ग आ गया। तवर्ग के अंतर्गत ए वर्ण है त, थ, द, ध, न। ल सा नाम, ल स दंत स है। स का उच्चारण स्थान दांत से है, दांत से इसका होता है उच्चारण, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। लृतुल सा नाम दंताः। लृतुल सा नाम दंताः। पांचवा है उपपद्मानीयानाम मोष्ठौ। उपपद्मानीयानामोष्ठौ यानी ऊ छोटा ऊ ले लेंगे, बड़ा ऊ ले लेंगे, ऐसा भी बोलते हैं ना, तो इसी तरह से समझ लेते हैं। ऊ पू से पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। और उपधमानीय यानी प, फ के पहले जो विसर्ग जैसा उच्चारण, प, फ के पहले विसर्ग जैसा उच्चारण, यानी इनका उच्चारण दोनों ओष्ठों के स्पर्श से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उपपद्मानीयानामोष्ठौ। उपपद्मानीयानामोष्ठौ। अगर इतना याद रहेगा तो हम फट से पकड़ लेंगे कि ऊ पवर्ग, पफ भमा या उपपद्मानीय, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? होठ है। और दूसरा अगला है सूत्र या म अंग ड ना नाम नासिका च। यमंगड़ना नाम नासिका च। यमंगड़ना नाम नासिका च। वर्णों के कवर्ग, चवर्ग आदि का जो अंत में बताए थे ना, हलंत हलंत, यानी वह सब आ जाएंगे जितने भी हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसके जो लास्ट में अंत में हलंत वाला जो है वह सबका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। वही बताया रहा है इसमें कि कवर्ग, चवर्ग आदि के, यानी और भी जो हैं बचे हुए,
उन सब के अंतिम वर्ण के उच्चारण में कंठ आदि के अतिरिक्त नासिका यानी नाक का भी प्रयोग होता है। कंठ से तो मान लीजिए क वर्ग में क ख ग घ अंग अंग का उच्चारण कंठ से तो हो ही रहा है, लेकिन नाक का भी उसमें प्रयोग है लास्ट वाले में। इसलिए अंग, इया, ड़, न, म इन वर्णों को अनुनासिक भी कहते हैं। इन वर्णों को अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है ए दै तोह। ए दै तोह कंठ तालु। ए दै तोह कंठ तालु। ए दै तोह कंठ तालु। ए ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों मिलकर है। ए दै तो कंठ तालु। ए दै तो कंठ तालु। ए ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों मिलकर है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। यानी ए ऐ ये जो दोनों है ना, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ भी है और तालु भी है। क्यों कंठ और तालु है? ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये गुण करते हैं, तो अ और ई मिल करके ए बनता है। अ और ई मिल करके क्या बनता है? जैसे अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है ना, यहाँ पे अ है ना, वही अ है यहाँ। अ और ई, ईचू ये सानाम तालु और ई है, तो इसको मिला करके ए का निर्माण होता है। संकेत ही बस बता रहे हैं, पेंसिल है चल नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि ए जब अ और ई मिल करके ए गुण हो गया, तो अ मिला तो ई कहाँ से आया था? कंठ से आया था। ई कहाँ से आया था? तालु से आया है। और दोनों का गुण होकर के ये बना है, तो इसका उच्चारण स्थान दोनों के मेल से हुआ है, तो कंठ और तालु दोनों से उच्चारण इसका माना ही जाएगा। तो इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका नाम क्यों इसका उच्चारण के लिए यह कहा गया है कि कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं इसे। ए दैतोह कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होने के कारण इन वर्णों में जो छिपा हुआ वर्ण है दो ठो और सिर्फ ए दिख रहा है, वास्तव में यह ए बनाने में अ और ई दोनों का योगदान है, और ये दोनों कंठ और तालु से संबंध रखते हैं। इसलिए इसके उच्चारण में हम कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। ओ दौ तोह कंठोष्ठम। ओ दौ तोह कंठोष्ठम। कह रहे हैं कि ओ दौ तो ओ औ का उच्चारण स्थान, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों से मिलकर होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ऊपर बताया ना ये तो उसी तरह से ओ औ कैसे बनता है? अ रहेगा और ऊ रहेगा। अ का उच्चारण स्थान अभी ऊपर आपने पढ़ा था, अ कंठ का है और ऊ कहाँ का है? उपपद्मानीय नामो स्थ। ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। ऊ पू जो भी है, तो ऊ और अ और ऊ बोल के भी देखिए, अ कंठ से आ रहा है, ऊ अ बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो अ और ऊ से मिलकर जो वर्ण बनेगा तो वो भी तो उच्चारण स्थान वही दोनों के मेल से ही उच्चारण स्थान बनेगा। इसलिए कंठ हो गया अ वाला,
ओष्ठ हो गया ऊ वाला। अब इसलिए इससे इन दोनों के मेल से जो बना है ओ, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ्य वर्ड। उसको हम क्या कहेंगे, क्षम्यताम, उसको हम कहेंगे कंठोष्ठ्य वर्ड। इन दोनों के मेल से ओ का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये हो गया कंठोष्ठ्य वर्ड। इसी के साथ धन्यवाद।